हेलो एवरीवन, आई एम भावना। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। काफी अच्छा चैप्टर है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं आपके नीट पीएमटी में इसमें से। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था इनहेरिटेंस वाला, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें हमने देखा था कि जो मेंडल है, ठीक है, मेंडल ने अपना वर्क दिया था, अपना लॉ दिए थे। ठीक है, तो जो मेंडल है उसने किस पे दिए थे? पाइसम सैटिवम पे। ठीक है, पाइसम सैटिवम पे दिए थे लॉज, अपने 3 लॉ। ठीक है, तो उस टाइम तो वो वो काफी पुअर था, मतलब काफी पुअर फैमिली से वो बिलोंग करते था। तो उसके जो लॉ थे, उसकी जो थ्योरी थी, वो वो काफी अच्छे आर्टिकल में नहीं छपा सकता था वो। ठीक है, तो उसने एक नॉर्मल उसमें ही अपना दिया था ये। ठीक है, नॉर्मल आर्टिकल था जिसको हम बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न। ठीक है, ये आर्टिकल था किसका? मेंडल का। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका आ सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, कौन सा आर्टिकल था? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न। ठीक है, तो जो आपका मेंडल था उस टाइम उसने अपना आर्टिकल दे दिया था, उस टाइम उसकी क्या हो गई? उसके बाद डेथ हो गई। ठीक है, देन डिस्कवरी तो चलती रहती है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया था, ठीक है, उसका नाम है फ्रेडरिक मेचर। 1868 वो एक काफी अच्छा डॉक्टर था ये। ठीक है, काफी अच्छा डॉक्टर था। ये क्या करता, जो भी इसके पास पेशेंट आते थे तो ये उनमें से क्या अलग कर लेता था, क्या सेग्रीगेट कर लेता था, क्या सेपरेट कर लेता था? पस सेल। ठीक है, पस सेल को क्या कर लेता था? उनकी बॉडी से सेपरेट कर लेता था। और पस सेल्स क्या होती है? WBC। ठीक है, WBC। ठीक है, देन उसके बाद ये पस सेल को घर जाकर क्या करता था? अंडर द माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व करता था। ठीक है, ऑब्जर्व करता था। तो जो आप उसको साइंटिस्ट को क्या दिखा, क्या शो हुआ कि एक सेल है, उसके अंदर क्या है? डेंस एरिया है। ठीक है, ये एक सेल है, WBC को उसने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि ये एक सेल है, उसके अंदर क्या है? एक डेंस एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, डेंस एरिया। देन उसके बाद उन्होंने फर्दर स्टडी करता रहा, तो उसके बाद उसने इसको क्या नाम दिया? क्या शो हुआ उसको? एसिडिक एनवायरनमेंट। कि जो आपका सेल में डेंस एरिया है वो क्या है? एक एसिडिक एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट शो कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद एसिडिक एनवायरनमेंट को उसने एक नाम दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिन। ठीक है, न्यूक्लिन। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये क्या है, डीएनए है। तो वो डिस्कवरी करता रहा, स्टडी करता रहा, और एट द लास्ट न्यूक्लियन के बाद उसको क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो डेंस एरिया है वो क्या है? आपका डीएनए। ठीक है, तो ये पूरी क्या है? जीन से लेके डीएनए की एक जर्नी है। ठीक है, जिसमें हमें क्या पता लगाया कि डीएनए कहाँ होता है, कैसे उसको साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो उसके बाद डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म होती है किसकी? डीएनए की। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीएनए आपका होता है लॉन्ग
पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो आपका डीएनए होता है वो क्या होता है, एक लॉन्ग पॉलीमर चेन होती है किसकी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। काफी न्यूक्लियोटाइड मिलकर फॉर्म करते हैं स्ट्रैंड को, डीएनए के एक स्ट्रैंड को। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं कि किसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अब डीएनए की बात करेंगे बाद में, हम पहले ये देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आ चुका। ठीक है, तो जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा 174, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देन इसके बाद होता है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई में होता है आपका 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। ठीक है, देन उसके बाद आता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें क्या होता है 48502 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। और एक होता है आपका ह्यूमन का जीनोम, ह्यूमन जीनोम, इसमें होता है आपका 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका डीएनए होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो हम पहले डीएनए का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका डायग्राम है किसका, डीएनए का। ठीक है, तो जो आपका डीएनए होता है बेसिकली कैसा होता है, डबल हेलिकल। ठीक है, डबल हेलिकल क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 2 हेलिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, 2 स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है आपका डीएनए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, किसने दिया था ये, वैटसन एंड क्रिक। कौन सा साइंटिस्ट है, वैटसन एंड क्रिक ने दिया था ये मॉडल। ठीक है, किस पे बेस है ये, बेस्ड ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। किस पे बेस है ये, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे ये बेस्ड है। किस डबल मॉडल किसका, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका डीएनए है उसका डायमीटर आपका होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डीएनए कितना डायमीटर है, 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। ठीक है, देन उसके बाद जो 1 हेलिक टर्न होता है, मतलब यहां से लेके ये वाला टर्न, इसकी लेंथ होती है आपकी 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जो ये इसके बीच में जो ये डायमीटर होता है, ये होता है आपका 10 एंगस्ट्रॉम। बेसिकली जो आपका डीएनए होता है उसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक तो होता है मेजर, एक माइनर। मेजर आपका ये है, माइनर ये है। एक टर्न से दूसरे टर्न आपका मेजर ग्रुप है और ये वाला आपका माइनर ग्रुप है। ठीक है,
देन उसके बाद आता है कि जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का वो किससे बना है, कंपोज करता है रिपीटिंग यूनिट किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। नहीं, न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड थोड़ी ना है, इसमें काफी न्यूक्लियोटाइड मिलकर फॉर्म करेंगे डीएनए को, स्ट्रक्चर को, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। इसके आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज नाइट्रोजिनस बेस, फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज नाइट्रोजन बेस। सेकंड है आपका पेंटो शुगर एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। तो जो आपका नाइट्रोजन बेस होता है बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं उसके। ठीक है। नाइट्रोजन बेस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन्स और सेकंड होता है पायरिमिडीन्स। ठीक है, पिरामिडिन्स और प्यूरिन्स। ठीक है। और जो आपका शुगर होता है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। देन उसके बाद हम करते हैं और ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। ठीक है। जो आपका क्या है ये राइबोज, सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर्स के स्ट्रक्चर की, पेंटो शुगर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। तो देखो डायग्राम आपका राइबोज शुगर, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, काफी बार आ जाते हैं एग्जाम में। OH पेंटोज है। ठीक है, पेंटोज स्ट्रक्चर है ये तो आपका राइबोज शुगर है। उसके बाद डीऑक्सीराइबोज है आपकी ये वाला OH ठीक है। दोनों में सिर्फ एक जगह डिफरेंस है, दोनों में यहाँ पर H है, यहाँ पर HOH है। ठीक है, यही दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स और एक सेकंड आपका पिरामिडिन्स। जो आपका प्यूरिन्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के, एक तो होता है आपका एडेनिन और एक होता है गुआनिन। ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन। और जो आपका पिरामिडिन्स होता है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ठीक है। तो जो आपके ये एडेनिन गुआनिन है ये तो आपके 9 मेंबर रिंग है। ठीक है, 9 मेंबर रिंग फॉर्म करते हैं और ये तीनों आपके फॉर्म करते हैं 6 मेंबर रिंग। ठीक है, 6 मेंबर रिंग। अब हम बात करते हैं आरएनए एंड डीएनए की। ठीक है, तो अगर साइटोसिन और थायमिन हुआ तो वो तो हुआ डीएनए। ठीक है, और साइटोसिन यूरासिल हुआ तो आरएनए। मींस कि अब आरएनए में थायमिन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। ठीक है। देन उसके बाद हम अब एक एक ये जो आपके नाइट्रोजन बेस है इनके डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स के डायग्राम और पिरामिडिन्स का डायग्राम। ठीक है, तो हमने बात की है कि जो आपका
प्यूरिन्स होते हैं वो 9 मेंबर रिंग होते हैं। स्ट्रक्चर देखो अब इनके, ठीक है, NH2 ये किसका डायग्राम है, फिनोल का डायग्राम है। 6 मेंबर तो यहाँ हो गया, उसके बाद 7, 8 एंड 9, ठीक है, ये हो गया आपका 9 मेंबर रिंग। ये आपका एडेनिन का डायग्राम, ठीक है, एडेनिन है। उसके बाद आता है ग्वानिन, NH2 N, ठीक है, यहाँ पर आएगा O, यहाँ पे ग्वानिन। एक डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ क्या है, O है, ठीक है। ये आपके प्यूरिन्स है। देन उसके बाद आते हैं पिरामिडिन्स। ये थाइमिन है आपका, ये साइटोसिन है, ठीक है। और उसके बाद आता है NH ये आपका यूरेसिल का डायग्राम, ठीक है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में भी यही डिफरेंस है कि साइटोसिन में तो NH2 है, ग्रुप है, और इन दोनों में डबल बॉन्ड के साथ O है, ठीक है, O ग्रुप है, ठीक है। तो ये था आपका राइबोज और इनका डायग्राम, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं, अब किसकी बात करेंगे कि जो आपका ये डीएनए का डायग्राम होता है, इसमें जो ये आपके प्यूरिन एंड फिलामेंट्स हैं ये कैसे अटैच होते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप देखना एडेनिन के साथ क्या लगेगा, हमेशा T, और ठीक है, एडेनिन के ये आपके फर्स्ट लेटर से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एडेनिन के साथ क्या, थाइमिन लगेगा हमेशा, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो कैसा होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये दोनों अटैच होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड है वो C, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन अटैच रहता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन अटैच रहता है। तो जब भी आप इसको देखोगे तो इस फॉर्म में ही मिलेगा, ये साइटोसिन आपको ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ ही मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो डीएनए होता है बेसिकली कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और वो नेगेटिव क्यों बोलते हैं कि डीएनए नेगेटिव होता है, वो क्या होता है, फॉस्फेट, नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ही डीएनए आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। देन उसके बाद मैं बात करती हूँ कि जो आपका नाइट्रोजन बेस है उससे क्या बनेगा, आपका नाइट्रोजन बेस है उससे क्या फॉर्म होगा, आपका पेंटोस शुगर, सॉरी, नाइट्रोजन बेस के साथ आपका क्या अटैच होगा, पेंटोस शुगर अटैच होगी। कौन से बॉन्ड के साथ, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ, ठीक है। और जो आपका पेंटोस शुगर है वो किससे, फॉस्फेट से अटैच होगी, ठीक है, फॉस्फेट से अटैच होगी। कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, समझ में आया। जो आपका नाइट्रोजन बेस है वो अगर पेंटोस शुगर से अटैच है, कौन सा बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और पेंटोस शुगर अगर फॉस्फेट के साथ अटैच है तो कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी होगी, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि 2 एंड होते हैं जैसे डीएनए के, ठीक है। तो एक तो आपका होता है फ्री फॉस्फेट ग्रुप, जो फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है आपका, फ्री फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो कौन सा एंड होगा आपका, 5 एंड, ठीक है। और 3 प्राइम होगा OH ग्रुप के साथ, ठीक है।
प्राइम होगा OH ग्रुप के साथ, ठीक है। अब हम इन तीनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। किसका कंबाइंड स्ट्रक्चर? पेंटो शुगर का, नाइट्रोजन बेस का, फॉस्फेट ग्रुप का, तीनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी पेंटो शुगर बनाते हैं। ये आपकी पेंटो शुगर बनाई हमने, यहाँ पर लगेगा CH2 और CH2O, ठीक है। यहाँ पर लगा आपका H, यहाँ पर लगा H और H, ठीक है। यहाँ पर H, ये आपकी पेंटो शुगर हुई। इसके साथ हमने यहाँ पर अटैच कर दिया बेस, मतलब क्या क्या आ गया हमारे पास? अब पेंटो शुगर आ गई और बेस आ गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या अटैच होगा? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप आपका कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप हुआ, चेन फॉर्म करेगी। अब एक न्यूक्लियोटाइड तो प्रेजेंट नहीं होगा, एक ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं होगा, काफी होंगे। तो अब देखो इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या होगा? दूसरी पेंटो शुगर अटैच हो जाएगी, CH2 HOH H, यहाँ पर फिर से हम क्या ऐड कर देंगे? बेस। और देन यहाँ पर फर्दर क्या ऐड हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या अटैच करेंगे? फॉस्फेट ग्रुप, PO नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा कंबाइंड डायग्राम है। ये बेस हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया और ये पेंटोज शुगर हो गई। तो अब डायग्राम में देखो कि अगर बेस के साथ क्या अटैच है? पेंटोज, और किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होगी वो? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और जो सेकंड है वो, जैसे कि फॉस्फोडाइएस्टर किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ। यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ? पेंटोज के साथ, शुगर के साथ। कौन सा बॉन्ड लगेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये था आपका कंप्लीट डायग्राम ऑफ तीनों का कंबाइंड डायग्राम था। किसका? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। देन उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA, ठीक है। दोनों अलग अलग बात करेंगे, फंक्शनल डिफरेंस अलग होंगे, आपके स्ट्रक्चरल अलग होंगे। तो हम स्ट्रक्चर के बेस पे अब डिफरेंस देखते हैं DNA और RNA में। तो जो आपका फर्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका कि जो आपका DNA है वो किससे फॉर्म होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर से। कौन सी शुगर से? डीराइबोस से, ठीक है। और RNA डीराइबोस से, ठीक है। देन सेकंड जो डिफरेंस होगा वो होगा डबल स्ट्रैंडेड। जो DNA है वो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। और RNA आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। ये DNA डबल है, ये सिंगल है, ठीक है। देन उसके बाद नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, बट जो DNA है उसमें नाइट्रोजन बेस देखो आपका A एंड G तो आपके क्या होते हैं? एज प्यूरिन्स। और आपका थायमिन और साइटोसिन क्या होता है? पिरामिडिन्स। ये होते हैं किसमें? DNA में। और अगर RNA की बात करते हैं तो A और G तो सेम आएगा, A एंड G तो प्यूरिन्स है आपके इसमें RNA में, बट यहाँ पर थायमिन की जगह पर क्या आ जाएगा? यूरासिल। ये आपके पिरामिडिन्स है किसके? RNA के, ठीक है। तो ये थे आपके स्ट्रक्चरल डिफरेंस किसके? DNA और RNA के, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। फंक्शनल कि क्या क्या फंक्शन करते हैं RNA एंड DNA।
आरएनए। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपका यूनिक प्रॉपर्टी होती है डीएनए के पास, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, और जो आपका आरएनए होता है वो डज नॉट रेप्लिकेट, वो रेप्लिकेशन नहीं करता। ठीक है, डज नॉट रेप्लिकेशन। ठीक है, सेकंड जो डिफरेंस है फंक्शनल, दैट इज कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी अफेक्ट, हेरिडिटी अफेक्ट। ठीक है, हेरिडिटी अफेक्ट को कंट्रोल करता है कौन? डीएनए, क्योंकि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और आरएनए क्या करता है? कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस। किसको कंट्रोल करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को। अब प्रोटीन कहां से आ गया? प्रोटीन सिंथेसिस मींस डीएनए की कॉपी फॉर्म करना। ठीक है, कौन करता है? वो आरएनए। ठीक है, आरएनए ही डीएनए की कॉपी फॉर्म्स करते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। देन उसके बाद हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं दोनों के बीच में? जो आपका फर्स्ट डिफरेंस होगा वो होगा, सॉरी, साइलेंट फीचर डीएनए का होगा, टू पॉलीपेप्टाइड चेन रैप अराउंड ईच अदर। हमें पहले ही पता डायग्राम में कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या होती है? रैप करी रहती है, कॉइल्ड रहती है। किसमें? डीएनए में। ठीक है, डीएनए में जो आपकी शुगर फॉस्फेट होती है, शुगर और फॉस्फेट होती है, वो क्या होती है? क्या फॉर्म करती है? बैकबोन प्रोवाइड करती है। किसको? न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, किसको प्रोवाइड करती है? न्यूक्लियोटाइड को बैकबोन प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, देन उसके बाद जो सेकंड साइलेंट फीचर है किसका? डीएनए का, वो है आपका, दैट इज इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी 3 to 5, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो सेकंड होती है वो होती है, ठीक है, तो वन चैन की पोलैरिटी तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, और सेकंड चैन की 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। ठीक है, सेकंड ये है। थर्ड साइलेंट फीचर है द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर जॉइन थ्रू राइट हैंडेड पैटर्न। राइट हैंडेड पैटर्न आपका कैसे होता है? यू, और ये होता है लेफ्ट हैंडेड पैटर्न। ठीक है, तो जो आपका दोनों स्ट्रैंडेड होते हैं डीएनए के, वो किस पैटर्न से जुड़े होते हैं? राइट हैंडेड पैटर्न से वो लिंक रहते हैं, कॉइल्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है आपका, दैट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका डायग्राम है जो कि पेपर में काफी आता है, और आपको बनाना कंपलसरी होता है सेंट्रल डोग्मा का डायग्राम। ठीक है, सब ये किसने दिया था? 1950 में। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने ये दिया था सेंट्रल डोग्मा। अब हम बनाते हैं सेंट्रल डोग्मा का डायग्राम। डीएनए जो भी रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट, डीएनए से क्या फॉर्म होगा? आरएनए, और आरएनए से क्या फॉर्म होगा? प्रोटीन। ठीक है, तो अगर डीएनए से आरएनए हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप है। जैसे आपका फर्स्ट है फ्रॉम एग्जिस्टिंग डीएनए टू मेक न्यू डीएनए। ठीक है, अगर पहले वाले डीएनए से
सबसे पहले हमें पता है पहले डीएनए तो है होगा, ऑब्वियसली बात है पहले डीएनए तो होगा। जो प्री एग्जिस्टिंग डीएनए है उससे नया डीएनए फॉर्म्ड हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, उसमें नया डीएनए फॉर्म हो रहा है। और जो नया सेकंड जो आपका स्टेप होगा दैट इज जो नया डीएनए फॉर्म्ड हुआ है उससे क्या बन रहा है? आरएनए। ठीक है, न्यू आरएनए फॉर्म्ड होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, न्यू डीएनए से न्यू आरएनए फॉर्म्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर फ्रॉम आरएनए टू मेक प्रोटीन, आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल सा टॉपिक, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हम काफी पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।